तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2004 में आई मूवी खाकी को। इसका नाम सुनकर लग रहा होगा कि कोई नॉर्मल सी कहानी होगी पुलिस वालों के ऊपर, लेकिन इसकी कहानी बिल्कुल अलग है और सस्पेंस और थ्रिल से भरी हुई है। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। मूवी को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे काले कलर से लिखे सब्सक्राइब बटन को दबाकर ग्रे कर दें। इससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और आने वाली वीडियोस को देख पाएंगे। और जिन्होंने पहले से ही सब्सक्राइब करा हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग ऐसे ही चैनल से जुड़े रहिए, मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा। और मुझे थोड़ा और करीब से जानने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मूवी की शुरुआत में हमें महाराष्ट्र में स्थित चंदनगढ़ में बसे एक परिवार को दिखाया जाता है, जिन्हें पुलिस खूब मारते पीटते हुए उनके घर के बड़े बेटे इकबाल अंसारी के बारे में पूछ रही होती है, क्योंकि उसके ऊपर आतंकी होने का इल्जाम लगा था। पुलिस को उसके घर से खूब सारे हथियार मिलते हैं, जिससे कि उन्हें यकीन हो जाता है कि अंसारी के तार आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए हैं। पुलिस अंसारी को पकड़ने में कामयाब हो जाती है और उसे भयंकर तरीके से टॉर्चर करके पूछताछ करने लग जाती है कि हथियार कहां से आए और कौन कौन शामिल है तेरे साथ। पर अंसारी अपना मुंह नहीं खोलता। पुलिस को मिले सबूत को मद्देनजर रखते हुए ये साबित हो जाता है कि अंसारी एक आतंकी है और देश का गद्दार है। उसका फैसला एक स्पेशल कोर्ट में होना था जो कि मुंबई में थी। तो पुलिस ऑफिसर की एक टीम अंसारी को मुंबई लेके जा रही होती है, लेकिन तभी उनके ऊपर कुछ आतंकी हमला कर देते हैं और सभी पुलिस वालों को मार डालते हैं। यहाँ ये समझ आता है कि वो आतंकी अंसारी को छुड़ाने आए थे, पर एक पुलिस वाला अपनी जान कुर्बान करते हुए उसे भागने नहीं देता। इस हादसे के बाद सभी जगह अंसारी और आतंकियों की चर्चा होना शुरू हो जाती है। तो चंदनगढ़ के एमएलए देवधर कहते हैं कि मुंबई पुलिस एक टीम बनाए और अंसारी को कोर्ट में पेश करे, तभी लोगों को भरोसा हो पाएगा देश के कानून पर। अंसारी को लाने के लिए एडिशनल कमिश्नर नायडू द्वारा 5 पुलिस ऑफिसर चुने जाते हैं। पहले पुलिस ऑफिसर होते हैं डीसीपी अनंत श्रीवास्तव, जो कि पुलिस एकेडमी में ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देते थे। वो अपनी ड्यूटी को पहले रखते और बाकी सब बाद में, और उनके लिए खाकी की इज्जत बहुत प्यारी थी, जिसके लिए वो उस पर कभी आंच नहीं आने देते थे। एमएलए देवधर इमोशनल होते हुए अनंत से कहते हैं कि अंसारी के चक्कर में हमारे 8 पुलिस ऑफिसर मारे गए। मैं उनका नुकसान तो पता नहीं कितना भर पाऊंगा, पर इंसाफ तो मिलना ही चाहिए, जो कि सिर्फ तुम दिला सकते हो। टीम का दूसरा ऑफिसर होता है सब इंस्पेक्टर अश्विन, जो कि जल्द ही पुलिस डिपार्टमेंट में ज्वाइन हुआ था। तो उसके अंदर नया नया जोश था अपनी नौकरी के बलबूते अच्छाई करने और सबको इंसाफ दिलाने का। टीम का तीसरा ऑफिसर होता है सीनियर इंस्पेक्टर शेखर, जो कि एकदम ही घूसखोर टाइप इंसान था और लड़कियों के चक्कर में एकदम आगे रहता था। और बाकी 2 कांस्टेबल कमलेश और गजानन। ये 5 लोग की टीम थी जो कि निकल पड़ती है अंसारी जैसे खतरनाक आतंकी को मुंबई लाने के लिए। ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं था। उदाहरण आप देख ही चुके हैं कि जो पहले पुलिस वाले उसे ला रहे थे उनका क्या हुआ। तो जान माल का खतरा इस मिशन में पूरा था। ऑफिसर अनंत नोटिस करते हैं कि कोई उनकी छुप छुप कर फोटोज खींच रहा है। तो उसे पकड़ने पे पता चलता है कि वो फ्रीलांस फोटोग्राफर है, जो कि न्यूज चैनल वालों के लिए काम करता है। वो उसके कैमरे की रील निकालकर उसे चले जाने को कह देते हैं। फोटोग्राफर जब घर पहुंचता है तो वहां पहले से ही यशवंत नाम का एक आदमी बैठा हुआ था। यहाँ पता चलता है कि अब तक वो उन लोगों की फोटोज यशवंत को ही देते आ रहा था, पर यशवंत को पता चल गया था कि उसे पुलिस ने देख लिया है, जो कि उसके काम के लिए अच्छा बिल्कुल नहीं था। तो वो उसे मारने का सोच लेता है। फोटोग्राफर अपने परिवार की दुहाई देते हुए उससे अपनी जान की भीख मांगने लग जाता है। तो यशवंत एकदम नॉर्मल होकर वहां से चला जाता है। तभी घर के फोन की घंटी बजती है। तो फोटोग्राफर की बेटी उसे उठाने जाती है। वो जैसे ही फोन उठाती है तुरंत एक बहुत बड़ा धमाका होता है और पूरा परिवार मारा जाता है।
अब पांचों लोग अंसारी के पास पहुंच जाते हैं, जहां ऑफिसर अनंत अंसारी से कहते हैं कि तुम्हारे जैसे चंद खुदगर्जों की वजह से तुम्हारी पूरी कौम बदनाम होती है, लेकिन तुम्हें इसकी कोई परवाह नहीं, क्योंकि तुम वो लोग हो जो अपने फायदे के लिए अपनी माँ को भी बेच सकते हो। उन्हें तभी खबर मिलती है कि महालक्ष्मी नाम की एक औरत का फोन आया है, जिसने बताया कि उनके घर में जो लोग ठहरे हैं वो शायद आतंकी हैं। महालक्ष्मी नाम सुनकर शेखर को लगता है कि कोई बूढ़ी अम्मा होंगी, पर जब वो लोग वहां पहुंचते हैं तो वो कोई बूढ़ी अम्मा नहीं, नीली आंखों वाली बला की खूबसूरत एक सुंदर लड़की होती है। वहां पर कुछ समय पहले यशवंत और उसका गैंग मौजूद था, पर अब वहां बस एक लड़के की लाश पड़ी हुई थी। तभी फोन की घंटी बजती है तो कांस्टेबल उसे उठाने आगे बढ़ा ही होता है कि ऑफिसर अनंत उसे चिल्लाकर रोक देते हैं। ऑफिसर अनंत समझदार थे और वो समझ गए थे कि वो कोई आम फोन नहीं बल्कि बॉम्ब है, जो कि फोन उठाते ही फट जाता। अब वो लोग महालक्ष्मी से पूछताछ करना शुरू करते हैं तो वो उनके सवालों से परेशान हो जाती है और कहती है कि मैंने अपनी जिम्मेदारी निभा दी, अब आप अपनी ड्यूटी निभाइए और पता करिए कि कौन थे वो लोग, क्योंकि मैं अपने घर मुंबई जा रही हूँ। महालक्ष्मी ही थी जिसने यशवंत को देखा था और उसी ने उनके बारे में खबर दी, तो जाहिर सी बात है कि अब वो भी उनका टारगेट बन सकती थी। इसीलिए उसे सुरक्षित रखने के लिए ऑफिसर अनंत उसे अपने साथ ही चलने के लिए कह देते हैं। ऑफिसर अनंत को उस घर से एक कागज मिलता है जिसमें की पूरी जानकारी लिखी हुई थी कि वो लोग किस ट्रेन से यहाँ आए और किस बोगी में थे, जिसका मतलब कि कोई उनके बीच था जो कि गद्दारी करते हुए आतंकी तक जानकारी पहुंचा रहा था। बीच बीच में ऑफिसर नायडू अनंत से कांटेक्ट करके सारा हालचाल लेते रहते थे, ताकि मिशन में अगर कोई बाधा आए तो वो मदद भेज सकें। पुलिस स्टेशन के बाहर अंसारी की माँ और उसका बेटा दोनों लोग खड़े रहते थे, जिनकी सुनने वाला कोई नहीं था, क्योंकि उनके बेटे को गद्दार करार कर दिया गया था। पर ऑफिसर अनंत उन्हें अपने पास बुलाते हैं और अपनी बात रखने को कहते हैं। माँ कहती हैं कि मुझे नहीं पता कि मेरा बेटा गद्दार है या बेकसूर है, लेकिन अगर वाकई में वो गुनहगार है तो उसे फांसी पर चढ़ा दीजिए, लेकिन आप लोग उसे अदालत जरूर पहुंचाइए, उसे बीच में ही मत मार दीजिएगा। अब हम देखते हैं कि यशवंत अनंत से फोन पर बात करता है और ऐसे बात करता है जैसे कि वो अनंत को पहले से जानता हो, पर अनंत उस वक्त नहीं जान पाते कि वो कौन है। अगले दिन सूरज उगने से पहले ही वो लोग पूरी टीम के साथ अंसारी को लेके निकल जाते हैं। शेखर लड़की के मामले में पूरा ठरकी था, तो वो महालक्ष्मी से उलूल जुलूल छपरियों वाली बातें करके उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है, जो कि ना तो महालक्ष्मी को पसंद आ रही थी और ना ही पीछे बैठे ऑफिसर्स को। वो लोग कुछ दूर बढ़ते ही हैं कि तभी पता चलता है कि सड़क पर एक ट्रक पलटा पड़ा है, तो रास्ता पूरी तरह से जाम हो चुका है। वो लोग एक कच्चा रास्ता लेते हैं, पर उस रास्ते पर भी जानवरों की भीड़ लगी पड़ी होती है। सभी मिलकर जानवरों को हटाने लग जाते हैं कि तभी अनंत के पास यशवंत का कॉल आता है, जो कि भेष बदलकर उन पर नजर रख रहा था। ऑफिसर अनंत यशवंत को देख लेते हैं तो वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं, पर बढ़ती उम्र में सांस फूलने के कारण वो उसे नहीं पकड़ पाते। वो लोग गाड़ी लेके आगे बढ़ना शुरू करते हैं। तभी शेखर सोचता है कि वो आदमी इतना तो बेवकूफ नहीं हो सकता कि अपने आप को पकड़वाने आ जाए, जरूर उसने कुछ तो गड़बड़ की है। वो अपनी गाड़ी रोककर चेक करता है तो उसमें बॉम्ब लगा मिलता है। बॉम्ब फटने ही वाला होता है कि वो लोग तुरंत दूर हो जाते हैं और सब बच जाते हैं। एक गाड़ी जल के खाक हो जाती है और एक स्टार्ट नहीं हो रही होती, तो वो लोग उसे धक्का मारकर एक घर के पास पहुंच जाते हैं। वो वहीं पर रुककर रात गुजारने का सोच लेते हैं। ऑफिसर अनंत ऑफिसर नायडू को कॉल करके अपनी लोकेशन बताते हैं ताकि वो पुलिस टीम भेज सकें। ऑफिसर अनंत को अब जाके याद आ जाता है कि यशवंत कौन था। कहानी पीछे जाती है, जहां हम देखते हैं कि कई लोग मरे पड़े हैं और यशवंत एक पुलिस वाला है जो कि अपने साथी ऑफिसर अनंत को बताता है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने बैंक लूटा था, तो मैंने इनका एनकाउंटर कर दिया। अनंत कहते हैं कि मैं उनकी शक्ल अच्छे से जानता हूं जिन्होंने बैंक लूटा था, और ये वो लोग तो बिल्कुल नहीं हैं। तुमने उनसे घूस लेके इन बेकसूर लोगों को मार दिया ताकि केस रफा दफा हो सके। यशवंत कहता है कि जो एनकाउंटर की कहानी मुझे बनानी है उसमें अगर कोई
सीनियर ऑफिसर मर जाए तो मजा ही आ जाएगा। तो वो तुरंत अनंत के ऊपर गोली चला देता है, पर अनंत बच जाता है और फिर उन दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। ऑफिसर अनंत यशवंत पर भारी पड़ते हैं और वो उसे पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। और यही वो दिन था जब ऑफिसर अनंत यशवंत के लिए दुश्मन बन गए। कहानी वर्तमान में आती है, जहां हम देखते हैं कि यशवंत और उसकी गैंग वहां पहुंचकर उन पर हमला कर देते हैं। वो बहुत लोग थे और ये सिर्फ 6, जिसमें से गाड़ी का ड्राइवर मारा जाता है। ये सब देखकर शेखर समझ जाता है कि अब उनकी मौत पक्की है, तो वो अंसारी को यशवंत को देखकर खुद को बचाने का सोच लेता है। पर ऑफिसर अनंत ऐसा करने से मना करते हैं, क्योंकि अंसारी को कोर्ट तक पहुंचाना उनकी जिम्मेदारी थी। सभी लोग शेखर के खिलाफ हो जाते हैं, तो शेखर कहता है कि तुम लोगों ने इस गद्दार के चक्कर में मुझ पर बंदूक तान दी। अंसारी, जो अब तक चुप था, वो झल्लाकर बोल पड़ता है कि मुझे मार डालो, वो लोग मुझे बचाने नहीं आए हैं बल्कि मारने ही आए हैं। अब कहानी यहाँ से पीछे जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि डॉक्टर अंसारी कंपाउंडर से कह रहे होते हैं कि जितने भी लोग दंगे में मारे गए हैं उनमें से इन 3 लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अलग आई है, तो इनकी फिर से जांच होगी, क्योंकि इन्हें दंगों में नहीं जहर देके मारा गया है और जख्म बाद में किया गया है, इसीलिए मैं गलत रिपोर्ट नहीं बना सकता। ये सारी बातें वहां खड़ा एक पत्रकार सुन रहा था, तो वो अंसारी के पास जाता है और बताता है कि ये जो 3 लोगों की लाश दंगों में मिली है, उसमें पुलिस भी इस साजिश में मिली हुई है। हमारे मिनिस्टर देवधर जो आज शांति की अपील कर रहे हैं, ये दंगे उसी ने करवाए हैं। देवधर ने कई गलत काम किए हैं, जिसके बारे में ये 3 सोशल वर्कर्स जानते थे, तो उसने इन तीनों को जहर देकर मरवा दिया और उनकी बॉडी दंगों वाली जगह फेंकवा दी, ताकि सब समझें कि ये दंगों में मारे गए। पत्रकार कहता है कि मेरे पास देवधर के काले कारनामों की फाइल है, अगर आप मुझे इन तीनों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे दें तो कल के अखबार में सबूत के साथ उसका सारा काला चिट्ठा छपवा दूंगा। अंसारी पत्रकार की बात मानते हुए उसे रिपोर्ट्स दे देता है। अगले दिन अंसारी अखबार देखता है तो उसे देवधर के नाम कोई भी खबर नहीं दिखाई देती। वो पत्रकार को फोन लगाता है तो फोन कोई और ही उठाता है। अगले दिन जब वो हॉस्पिटल में होता है तो उसके सामने से लोग पत्रकार को ले जा रहे होते हैं, जो कि खून से लथपथ था। वो कुछ बोलने की कोशिश करता है, पर अंसारी समझ ही नहीं पाता और उसकी मौत हो जाती है। अंसारी समझ गया था कि हो ना हो देवधर ने ही उसे मारा है। अगले दिन एक पुलिस वाला अंसारी को कॉल करके पूछता है कि जो फाइल पत्रकार के पास थी वो कहाँ है, बता दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अंसारी कुछ नहीं बताता तो पुलिस वाला उसके घर में हथियार रखवाकर उसे आतंकी घोषित कर देता है, जिसके चलते दंगाई उसके घर में आग लगा देते हैं, जिसमें कि उसका पूरा परिवार जल के राख हो जाता है। पुलिस, मीडिया, हर कोई देवधर से मिला हुआ था, इसलिए अंसारी चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था और इसीलिए उसने अब तक मुंह नहीं खोला, क्योंकि उसकी सुनने वाला कोई था ही नहीं। सच जानने के बाद सभी लोग गमगीन हो जाते हैं कि उसके साथ इतना अन्याय हो रहा है, पर उसकी सुनने वाला कोई भी नहीं। तभी वहां पर यशवंत आ धमकता है और सबको अपने कब्जे में ले लेता है, लेकिन शेखर जो अब तक अंसारी को यशवंत के हवाले करने को कह रहा था, वो उसकी जान बचाते हुए उसे लेकर कहीं छुप जाता है। यशवंत कहता है कि ये काम मैं उसी सरकार के लिए कर रहा हूँ जिसके लिए तुम करते हो। तुम्हें भेजा मुझे रोकने के लिए, मुझे भेजा तुम्हें ठोकने के लिए। घर में गैस सिलेंडर रखे हुए थे तो शेखर उन्हीं में धमाका कर देता है और मौके का फायदा उठाते हुए वो वहां से भाग निकलते हैं, पर अफसोस इन सब में अंसारी को गोली लग जाती है। तभी अनंत के पास ऑफिसर नायडू का कॉल आता है, जो कि पूछने लगते हैं कि अंसारी को गोली लगी है, उसका क्या हुआ और तुम लोग कहाँ हो। अनंत कहता है कि मैंने तो आपको बताया ही नहीं कि अंसारी को गोली लगी है। अब यहाँ नायडू का पर्दाफाश हो जाता है कि वो भी देवधर और यशवंत से मिला हुआ है। वो लोग अंसारी को हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं और उसका इलाज शुरू हो जाता है। ऑफिसर अनंत सभी से कहते हैं कि ये मिशन आप सभी के लिए अब खत्म है। जिसने हमें इस मिशन पर भेजा है वो खुद नहीं चाहता कि अंसारी अदालत तक पहुंचे। फिर भी अगर हम ये लड़ाई जारी रखते हैं तो ये लड़ाई सीधे सरकार के साथ होगी, जिसके चलते हमें सस्पेंड या नौकरी से हाथ भी धोना पड़ सकता है या जेल भी हो सकती है। शेखर कहता है कि अब तक मैं एक बुरा पुलिस वाला था और मैंने बहुत पाप किए, पर अब जब मुझे अपने पाप धोने का मौका मिला है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, आपके साथ रहूंगा। ये जोश देखकर बाकी सभी ऑफिसर्स भी जोश से भर जाते हैं।
और देवधर के खिलाफ लड़ने और ऑफिसर अनंत के साथ रहने को तैयार हो जाते हैं। अब वहाँ पर वहाँ के एसपी साहब आ जाते हैं और उन सबको अपने कब्जे में लेते हुए कहते हैं कि अंसारी को हमारे हवाले कर दीजिए और आप लोग यहाँ से चले जाइए। ऑफिसर अनंत का मूड खराब हो जाता है कि जिसे देखो वही देवधर के तलवे चाटने में पड़ा हुआ है। तो उनका गुस्सा एसपी साहब के ऊपर टूट पड़ता है और कहते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट चाहे और सरकार इजाजत दे तो शहर में कोई छोटे बच्चे का खिलौना नहीं छीन सकता, लेकिन सच्चाई ये है कि हम पुलिस वाले खाकी वर्दी पहने वो गुंडे हैं जो ड्यूटी के नाम पर कमजोर बेबस लोगों पर जुल्म करते हैं, बस और कुछ नहीं। हमसे बेहतर तो नगर पालिका का वो कर्मचारी है जो हमारी तरह खाकी पहनता है लेकिन साला गटर में उतरकर शहर की गंदगी तो साफ करता है। हमारी ड्यूटी ये कहती है कि हम अंसारी को अदालत तक ले जाएं और उसे इंसाफ दिलवाएं तो वो हम करके रहेंगे, और अगर आपकी ड्यूटी कहती है कि हमें रोके तो बेशक आप हम पर गोली चला सकते हैं। ये सारी बातें सुनकर एसपी साहब की आंखें खुल जाती हैं और वो अंसारी के ठीक हो जाने के बाद वहां से चले जाने के लिए कह देते हैं। शेखर जो एकदम भ्रष्टाचारी और ठरक से भरा हुआ इंसान था, इस मिशन के वक्त चीजों को देखते हुए उसके स्वभाव में बदलाव आना शुरू हो गया था और अब वो एक अच्छा पुलिस वाला और अच्छा इंसान बनने की राह पर चल पड़ा था, जिसे देखते हुए महालक्ष्मी जो उससे दूर भागती थी अब उसके करीब आने लग जाती है। अब देवधर एक और खेल खेलता है। वो मीडिया के सामने जाके बता देता है कि जो पुलिस की टीम अंसारी को लाने के लिए भेजी गई थी उन्होंने आईएसआई से हाथ मिला लिया है और अब वो लोग अंसारी को लेके गायब हो चुके हैं। मतलब अब उसने पूरी टीम पर ही आतंकी होने का इल्जाम लगा दिया था। देवधर को कैसे भी करके वो फाइल चाहिए थी जिसमें कि उसके सारे काले कारनामों की कहानी लिखी हुई थी, क्योंकि अगर गलती से भी वो मीडिया के हाथ लग जाती तो उसने मंत्री बनने के लिए जो कर्म कांड किए हैं वो सब बाहर आ जाते और फिर उसका सीएम बनने का सपना सपना ही रह जाता। इसीलिए वो एड़ी चोटी का जोर लगाने में पड़ा हुआ था कि कैसे भी करके उसे वो फाइल मिल जाए। अब हम देखते हैं कि खबर फैलने के बाद आम जनता की भीड़ हॉस्पिटल के ऊपर हमला कर देती है और उनके अंदर सभी के लिए गुस्सा भरा हुआ था, क्योंकि उनकी नजर में तो सब आतंकी ही थे। ऑफिसर अनंत भीड़ से कहते हैं कि तरस आता है आप लोगों के ऊपर, हमेशा गुमराह किए जाते हो, आप लोग इस्तेमाल किए जाते हो, आप ही के हाथों से आपके घर को जलवाया जाता है और लोग उस पर हाथ सेकते हैं, फिर भी आप नहीं समझते। सच्चाई का पता नहीं, लाठी तलवार लेके सड़कों पर निकल आते हो आप लोग। हम जानते हैं सच्चाई क्या है, खून बहाया है हमने अपना सच्चाई के लिए, मौत से खेले हैं हम। अगर आपको लगता है कि आप सच्चाई पर हैं और मौत के साथ खेल सकते हैं तो सामने आइए और रोक कर दिखाइए, वरना रास्ते से हट जाइए। इधर उधर से खबरें सुनकर जो भीड़ इकट्ठा होकर हमला करने आ गई थी उसमें से किसी एक को भी कुछ भी जानकारी नहीं थी कि सच क्या है, तो किसी की भी हिम्मत नहीं होती उन्हें रोकने की और वो वहां से निकल जाते हैं। वो लोग ट्रेन के जरिए मुंबई जाने का सोचते हैं, पर ट्रेन के ऊपर यशवंत ने कब्जा करके रखा था, पर वो लोग उसे चकमा देकर ट्रेन लेके भाग निकलते हैं। पर इन सब में कांस्टेबल कमलेश मारा जाता है। आखिरकार वो लोग मुंबई पहुंच ही जाते हैं और अंसारी को तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं, पर वहां पता चलता है कि उसकी तो मौत हो चुकी है। ऑफिसर अनंत को बहुत दुख होता है कि उन सब ने इतनी मेहनत की, इतने लोगों ने अपनी जान दी उसे सुरक्षित लाने के लिए, लेकिन उनका ये मिशन फेल हो गया। अनंत ने अंसारी की मां से वादा किया था कि वो उसे अदालत तक पहुंचा कर रहेगा, पर उसके मरने के बाद वो वादा टूट गया। तो अंसारी की मां गुस्से में उसे एक थप्पड़ मार देती हैं, क्योंकि उन्होंने अनंत पर भरोसा किया था कि वो उनके बेटे को कुछ नहीं होने देगा। ऑफिसर अनंत अब भी रुकने वाले नहीं थे, तो देवधर उनके पास आता है और उन्हें ऊंची पोस्ट और पैसों का लालच देकर तहकीकात बंद करने को कहता है, पर अनंत उसे डांट फटकार के भगा देते हैं। शेखर को एक वीडियो मिलता है जो कि एक न्यूज रिपोर्टर ने उस वक्त बनाया था जब पत्रकार की मौत हो रही थी। उसमें यह भी कैप्चर हो गया था कि वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, तो लिप रीडर की मदद से उन्हें पता चल जाता है कि वो एक एड्रेस बोलने की कोशिश कर रहा था
जहाँ फाइल रखी हुई है। शेखर वो फाइल लेने जा ही रहा होता है कि तभी उसके पास महालक्ष्मी का फोन आता है, जो कि मिलने का बोलने लगती है। उनके बीच प्यार के फूल खिल चुके थे और दोनों ने ही शादी करने का भी फैसला कर लिया था। दोनों लोग वो फाइल लेके निकले ही होते हैं कि तभी यशवंत उन पर हमला कर देता है। तो शेखर महालक्ष्मी को फाइल देकर भाग जाने को कहता है। महालक्ष्मी भाग रही होती है, लेकिन उसके सामने यशवंत आ जाता है। तो शेखर को लगता है कि अब तो वो खतरे में है, लेकिन जो नजारा वो देखता है वो देख के उसके होश उड़ जाते हैं। महालक्ष्मी और यशवंत दोनों एक दूसरे के होठों का स्वाद ले रहे होते हैं और यहाँ पता चलता है कि महालक्ष्मी हमेशा से ही यशवंत से मिली हुई थी। शेखर कहता है कि मुझे कैसे मारा गया किसी से कहना मत, वरना लोगों का प्यार मोहब्बत से विश्वास उठ जाएगा और पहली गोली महालक्ष्मी चलाएगी। महालक्ष्मी बंदूक लेती है और शेखर के सीने में एक गोली दाग देती है और फिर यशवंत के गुंडे धड़ाधड़ गोलियां चलाते हुए शेखर को छल्ली कर डालते हैं। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। शेखर की मौत के बाद ऑफिसर अनंत का खून उबाल मार जाता है, तो वो सीधा नायडू के पास जाते हैं और उसे मार मार कर यशवंत का पता निकलवा लेते हैं। ऑफिसर अनंत पूरी पुलिस फोर्स लेकर यशवंत के अड्डे पर हमला करके उसे अपने कब्जे में ले लेते हैं, लेकिन महालक्ष्मी इस हमले के दौरान मारी जाती है। वो फाइल मिल जाने के बाद अदालत में यशवंत, देवधर और नायडू को पेश किया जाता है और तीनों को ही सजाए मौत सुनाई जाती है। अंसारी के ऊपर लगे सारे इल्जाम झूठ साबित होते हैं और उसके ऊपर से आतंकी होने का दाग हट जाता है। जेल जाते जाते यशवंत अनंत को धमकी देता है कि बाहर आने पर वो उससे बदला जरूर लेगा। अब हम देखते हैं कि अश्विन उसे जेल ले जा रहा होता है कि तभी यशवंत कांस्टेबल की बंदूक छीनकर भागने की कोशिश करता है, पर पता चलता है कि उसमें गोलियां ही नहीं हैं। ये अश्विन का प्लान था उसे बीच रास्ते में ही उड़ाने का, जो कि यशवंत समझ न पाया। पर अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि अश्विन तुरंत ही उसे गोलियों से भून देता है और सीनियर ऑफिसर को फोन करके झूठी कहानी बताने लग जाता है कि वो भागने की कोशिश कर रहा था, जिसके चलते मुझे गोली चलानी पड़ी। अश्विन समझ गया था कि सिर्फ ईमानदार रहने से इंसाफ नहीं होता, बल्कि थोड़ा टेढ़ा होना पड़ता है टेढ़े लोगों को खत्म करने के लिए। और फिर इसी कहानी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमने देखा कि कैसे एक नेता या कोई भ्रष्टाचारी इंसान अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है और किस तरह से वो आम जनता के बीच लड़ाई लगवा के शासन करना या किसी को भी फंसा सकता है। ये मूवी 2004 में आई थी, पर आज के समय भी ये सब होता ही है। और अगर आज आप ये मूवी देखते हैं तो इसकी कहानी आपको बिल्कुल भी पुरानी नहीं लगेगी, बल्कि ऐसा ही लगेगा कि ये फिल्म आजकल हो रही चीजों को देखकर बनाई गई है। जब किसी नेता या किसी बड़े आदमी को खतरा महसूस होता है तो वो ऐसे ही करके लोगों को मरवाता है, लोगों को फंसाता है और जनता को अधूरी जानकारी देकर उन्हें भड़काता और भटकाता है। 2004 में भी यही सीख दी जा रही थी कि सच्चाई को जाने बिना कदम मत उठाओ, और आज भी यही सीख दी जाती है कि हवा हवाई बातों को लेकर लड़ो मत। मतलब इतने सालों में ज्यादा कुछ भी नहीं बदला। मूवी की बात करें तो ये पूरी तरह से परफेक्ट मूवी है, जिसमें कि सब कुछ एकदम बढ़िया देखने को मिलता है। स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले एकदम टॉप नॉच है और 3 घंटे की मूवी होने के बाद भी आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि बोर हो रहा है। आपको शुरू में लगेगा कि कहानी बहुत सिंपल है, पर हर वक्त ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं और आपके मन में हर किसी के लिए शक पैदा होना, इमोशनल होना, गुस्सा आना, सब कुछ फील होने लग जाता है। इसमें 3 गाने हैं और तीनों के तीनों गाने हमने बचपन में बहुत सुने हैं और काफी लोगों के फेवरेट भी रहे होंगे। ये ऐसी मूवी है कि अगर आज रिलीज हो तो ये ब्लॉकबस्टर साबित हो सकती है। इंटरवल तक आते आते इन लोगों की तरह आप भी हताश हो जाते हो कि जिसके ऊपर आपको पूरा भरोसा हो वही धोखेबाज निकले, तब आप किस पर ही यकीन करेंगे। कानून बनाने वाला भी वही और तोड़ने वाला भी वही। असल जिंदगी में भी आपको ऐसी चीजें देखने को मिल जाएंगी। अगर आपको खुद से एक्सपीरियंस करना है तो आप बड़े लेवल पर कोई भी अच्छा काम करने जाइए, वो काम आपको नहीं करने दिया जाएगा, कोई ना कोई मना जरूर करेगा। हमें हमेशा लगता है कि जो नेता हमें पसंद है वही बढ़िया है, सच्चा है, पर अफसोस कि वो आपके सामने दुश्मन जैसे पेश आते हैं, पर हैं सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे और आपके सामने
लड़ते रहते हैं ताकि आपको लड़ा के वो अपनी सत्ता कायम रखें। इस फिल्म में हमें पुलिस की वर्दी और उसकी अहमियत और ड्यूटी क्या है सब कुछ बताया गया है। ये मूवी देखकर आपके मन में ऑफिसर अनंत जैसे अच्छे पुलिस वालों के लिए सम्मान बढ़ जाएगा। अब एक्टिंग की बात करें तो अमिताभ सर, अक्षय कुमार, अजय देवगन, अतुल कुलकर्णी, ऐश्वर्या राय, तुषार कपूर सभी ने बहुत ही अच्छा काम किया है और सबकी एक्टिंग काफी ज्यादा सही लगी। सबने अपना किरदार बखूबी पकड़ा और अजय, अक्षय, अतुल और अमिताभ सर की डायलॉग डिलीवरी एकदम परफेक्ट देखने को मिलती है। मैं तो यही कहूंगा कि आपको एक बार तो इस फिल्म को देखना ही चाहिए। इसमें ऐसे वैसे कोई सीन्स नहीं है, तो आप इसे फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। और कमाल की बात यह है कि आपको ये फ्री में YouTube पर देखने को मिल जाएगी। वैसे अब समझ में आया कि दृश्यम मूवी में गायतोंडे विजय से क्यों चिढ़ता था, क्योंकि इस मूवी में विजय ने गायतोंडे को पीछे से गोली मारी थी, तो शायद तभी यहाँ से इनकी दुश्मनी शुरू हो गई। अगर आप अभी मुझे देख रहे हैं तो उम्मीद करता हूँ कि आपने पूरा वीडियो देखा होगा और आपको पसंद आया होगा। थोड़ा बहुत पसंद आया या बहुत ज़्यादा पसंद आया वो सब कुछ आप कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर थोड़ा सा आलस आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। और जो नए दर्शक हमारे जुड़ रहे हैं, जुड़ना चाहते हैं, वो सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहेंगी। फ़िलहाल मैं अभी घर पे हूँ और थोड़ा सा आवाज़ गूंजने वाली समझ में आई होगी, मतलब कि थोड़ा सा गूंज रही होगी मेरी आवाज़ ऑडियो में, तो बस मतलब यहाँ सेटअप नहीं है उस चीज़ का, तो थोड़ा सा वैसा है। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो डिलीट नहीं हुआ, स्ट्राइक नहीं आई तो सही है, बाकी अब क्या ही कर सकते हैं। आना होगा तो आएगा, नहीं आना होगा तो नहीं आएगा, भगवान की कृपा से। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और नमस्ते।